ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু বিএসএসিআই। বিএসএসিআই বেলুর তথা সংস্কৃতিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আরো একটি সংস্কৃতময় সন্ধ্যায় আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি এবং আমরা প্রত্যেকেই জানি যে সার্চ টু রিসার্চের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান মানেই একেবারে চাঁদের হাট, যেন নক্ষত্রদের একটা মেলা বসে বিএসএসিআই এর এই সার্চ টু রিসার্চে, এবং তাদের আলোকে আলোকিত হয় আমাদের আগামী জীবনের পথ চলা। আজকে মূলত সংস্কৃতের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা গবেষণার বিষয় ঠিক কিরকম হওয়া উচিত সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। এতদিন আমরা ন্যায়, সাহিত্য, দর্শন, নানান বিষয়ে খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু বেসিক অনেকের সাথে আমরা দেখেছি বেসিক জায়গাটাতে অনেকেরই এখনো দুর্বলতা থেকে গেছে। যে একটা রিসার্চ যখন আমি শুরু করতে যাব, যে টপিকটা ঠিক কিরকম হবে, ঠিক কি ধরনের টপিক আমার চুজ করা প্রয়োজন। তো আজকের এই সন্ধ্যের অনুষ্ঠানটা মূলত তাদের জন্যই, তাদের উদ্দেশ্যেই করা। তো আমি আর বেশি সময় না নিয়ে আমি সরাসরি আজকের স্বাগত ভাষণের জন্য আমাদের সকলের প্রিয় অনন্ত স্যারকে অনুরোধ করব। অনন্ত। उपस्थित सभी शोधार्थी छात्र छात्राओं को बीएसएससीआई सर्च टू रिसर्च के तरफ से शुभ संध्या तथा शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापित कर रहा हूं। आज के हमारे इस सत्र में उपस्थित हुए हैं रविंद्र कुमार पांडा महाशय, कुलपति जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय श्री विहारपुरी। मैं समग्र बीएसएससीआई सर्च टू रिसर्च की तरफ से सर को अभिनंदन ज्ञापित करता हूं आज के सत्र में हम सबके साथ जुड़ने के लिए और मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके साथ योगदान करने के लिए। आज सर हम सबको जिन विषय में बोलेंगे वो विषय है कि हम लोग संस्कृत में जिस विषयों के ऊपर हम लोग शोध कार्य करेंगे, शोध कार्य यानी गवेषणा कार्य हम लोग सुसंपन्न करेंगे, उन विषय में उस विषय कैसा हो, किस तरीके का वो विषय हो। दैट मीन्स what kind of research these all research papers will be। ऐसे कुछ विषयों के ऊपर सर का आज का व्याख्यान रहेगा। सर के विषय में मतलब कि सर के विषय में हम सभी को लगभग परिचय है, नए तरीके से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में वे अब सहयोगी अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर उनका काम रहा है, कार्यकाल रहा है उन विषय में। और संस्कृत साहित्य यानी आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी सर का भरपूर योगदान है। कृशोदड़ी, सायाजी गौरवम, मलाला चरितम इत्यादि बहुत सारे काव्य ग्रंथ और ग्रंथ सर का है। और जो बड़ौदा में सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में जो मातृका पुस्तिका यानी मैनस्क्रिप्ट्स है, उनके कैटलॉग जो है वो पुनर्निर्मित करने के लिए, गठन करने के लिए भी उनका प्रमुख योगदान रहा है। तो मैं सर को अभिनंदित करता हूं हमारे सत्र में। और हमारे साथ उपस्थित है श्रद्धेय अध्यापिका गीता अग्रवाल महाशया, पूर्णिया विश्वविद्यालय से, पूर्णिया बिहार। नए बने हुए विश्वविद्यालय में वहां पे उत्साही तौर पे संस्कृत विषय को और संस्कृत विभाग को संभाल रही है। उनको भी मैं बीएसएससीआई सर्च टू रिसर्च की तरफ से अभिनंदन ज्ञापित करता हूं और सुस्वागत ज्ञापित करता हूं मैम को। कालिदास के साहित्य, संस्कृत साहित्य में उनके योगदान, सेमिनार पेपर्स, लेख बहुत सारे हैं मैम के इन विषयों के ऊपर। तो और इसी के साथ साथ मैं बनश्री सरकार मैम को भी अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের উপর ম্যামের বিভিন্ন গবেষণাপত্র, পত্রিকা ইত্যাদি আছে। ম্যাম ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা, ভট্টদেব বিশ্ববিদ্যালয় বাচালি আসাম। আমি ম্যামকে বিএসএসসিআই সার্চ টু রিসার্চের তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এছাড়াও আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকার কথা ছিল প্রফেসর সুমিতা মহাশয়া এখনো পর্যন্ত এসে উপস্থিত হতে পারেননি। আমাকে জানিয়েছিলেন যে
ওনার মায়ের সম্ভবত কোনো শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি হসপিটালে নিয়ে গেছেন মাকে কোনো কারণবশত। আজকে ওনার থাকার কথা ছিল। তো যাই হোক, যদি শেষে উনি সময় পান হয়তো যুক্ত হতে পারেন। আর আমাদের সঙ্গে সবসময় প্রমুখ চালিকা শক্তি হিসাবে আমাদের সঙ্গে থাকেন সুতপা রায় মহাশয়া, বিভাগীয় প্রধান, লেডি ব্রিবন কলেজ, কলকাতা। আমি ম্যামকেও স্বাগত জানাচ্ছি। हम सभी को BSSCI सर्च टू रिसर्च की तरफ से हम आप सभी को अभिनंदन ज्ञापित करते हैं और सुस्वागत ज्ञापित करते हैं। अभी मैं बनश्री सरकार मैम को बोलूंगा उनका वक्तव्य रखने के लिए। मैम, আপনি শুরু করতে পারেন এখন। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। সর্বে ভূ সর্বভূয়শ্চ নমো নমঃ। শুভ সন্ধ্যা। আজকের এই অনুষ্ঠানে অনলাইন সহযোগে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আমার যথাযোগ্য সম্মান ও আমার শ্রদ্ধা। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা এই আলোচনা চক্রের জন্য এসে বসেছি, অর্থাৎ সংস্কৃতে গবেষণা কি ধরনের হতে পারে এই বিষয় নিয়ে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে সংস্কৃতে গবেষণা কি ধরনের হতে পারে, মানে টপিকটা কি হতে পারে ছাত্রছাত্রীদের মাঝখানে, এটা বলার আগে আমি বলতে চাইছি যে রিসার্চ মানে হচ্ছে কি আগে যেটা রয়েছে সেই আগে সংস্কৃতে এমনটা মানে কি যেগুলো আছে সেগুলোকে খুঁজে নেওয়া। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো একটা কিছু যখন হারিয়ে যায় তখন আমরা কি করি, ওটাকে খুঁজতে বেরিয়ে যাই। তো যখন খুঁজে পাই তখন কি হয় যে খুঁজে পাচ্ছি না, কিছু একটা হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছি না, হঠাৎ করে পেয়ে গেলাম। তখন কি হয় যে খুব আনন্দ লাগে যে ঠিক আছে পেয়ে গেছি। তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে সংস্কৃতেও এমন জিনিসগুলো রয়ে গেছে, সংস্কৃতে এমন কিছু নেই। যদি কেউ বলে সংস্কৃতে এটা নেই, প্রথমে জানতে হবে যে সংস্কৃতে কি নেই। এটা যদি আমরা প্রথমে ভাবি তাহলে আমাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে সংস্কৃতে কি আছে কি নেই। তো এই যে ব্যাপারগুলো যে খুঁজে বেড়ানো, যে কিভাবে কি গবেষণা করব কি না করব, আমাদের আর কে পান্ডা স্যারকে, উনি আমাদের মুখ্য আজকে বক্তা, উনি বলবেন যে কি কি টপিকের উপর হতে পারে। তো সে বিষয়ে বলার আগে আমি বলবো যে মানে যে আলোচনাগুলো আমরা এগিয়ে যেতে চাইছি সেখানটায় গীতার মানে খোঁজাটা, রিসার্চটা কি ধরনের হতে পারে। টপিকটাতে তো পরে আসছি, টপিক তো অনেক কিছুই হতে পারে, টপিক তো অনেক কিছুই ভাবতে পারি, কিন্তু প্রথমে যদি আমরা বলি যে গীতা উপরে যদি প্রথমে শুরু করি যে প্রথম শ্লোকটা, ধর্ম ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ইয়ুসব মামকা পাণ্ডবার সেবা কিমা কুর্বত সঞ্জয়। এখানটা বলছে যে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে গিয়ে মানে কি করেছিল, মানে একটা ধৃতরাষ্ট্রের মানে বক্তব্যের মধ্যে এরকম দেখা যাচ্ছে যে ওখানটা একটা উদ্ধত মানে একটা গাম্ভীর্য, মানে সে অহংকারী ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। সেখানটায় যদি আমরা এরকম করে বলি যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধর্মং কুরু, যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি আমরা ধর্মের প্রচার করি, ধর্ম মানে কি, ধর্ম হচ্ছে মানে ধারণার ধর্ম, যে আমাদের ধারণাটা কি। তো রিসার্চের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আমাদের ধারণাটাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। তো এরকম ধরনের করে যদি আমরা স্টুডেন্টরা শুরু থেকে এই যে একটা ব্যাপার হচ্ছে না যে কিভাবে করে কি করব, কি খুঁজে বেড়াচ্ছি, টপিকটা বেছে দিল, সুন্দর করে লিখে দিলাম, হয়ে গেল একটা থিসিস, আমি কি পেলাম, ডিআর পেয়ে গেলাম। ওটা না করে যদি অ্যাকচুয়ালি সংস্কৃতে কি আছে সেটাকে যদি আমরা খুঁজে বের করি, সেটা হচ্ছে আর ওটা হবে প্রকৃতপক্ষের রিসার্চ মানে গবেষণা। তো এখন হচ্ছে কি যে মানে বলতে গেলে আমি যেখান থেকে মানে প্রতিনিধিত্ব করছি উত্তর পূর্ব ভারত, আসাম প্রান্ত, সে আসাম প্রান্তের বিষয়ে যদি আমি বলতে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ের থেকেই দেখা যাচ্ছে যে সংস্কৃতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র এখানটায় পাওয়া যাচ্ছে। তো সেখানটায় কি নেই, প্রথমে যদি এরকম ভাবি যে কি করা যাবে, কিরকম কাজ হতে পারে, আমরা ধরে নিলাম দর্শন সম্বন্ধে। এবার দর্শন যদি বলি তাহলে কি কি ধরনের দর্শন হবে, সে দর্শন বলতে গেলে যে কার দর্শন নেব, ধরে নিলাম মধ্যযুগীয় আমাদের গুরু শঙ্কর, সেই শঙ্করের ধারণাতে ওনার মধ্যে হিউম্যানিটিটা যদি আমরা দেখি যে উনি কি করে মানে মনুষ্যত্বের
পরিচয় দিয়েছেন। ছোট বেলায় উনি যখন নাকি এরকম বসেছিলেন চড়াই পাখি বা এরকম ছোট, ছোট পাখি এগুলোকে দেখে যখন নাকি উনার মনের মধ্যে একটা কি হয়েছিল যে মানে একটা অদ্ভুত ধরনের ফিলিংস একটা হয়েছিল। একটা আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর দেখা গেল যে উনি মানে বিধবা বিবাহের বা এই ধরনের যেসব ইয়েগুলো ছিল সেগুলোর উপরে উনি মানে খুব ফোকাস করেছেন। এটা গেল একটা দর্শনের একটা দিক আমি বললাম। ওখানটা একটা ভালো একটা রিসার্চের পেপার হতে পারে যে মেডিয়েভাল পিরিয়ডে মধ্যযুগীয় আসামে ধর্মের ক্ষেত্রে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের অবদান কেমন ছিল। তারপর এরকম হতে পারে এখন আমাদের এনইপি খুব নিয়ে মানে নিউ এডুকেশন পলিসি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতকে সর্বস্তরে পৌঁছানোর জন্য ভারত সরকার খুব একটা আগ্রহী, খুব প্রচেষ্টা উনি করে যাচ্ছেন। যদি আমরা সেটা দেখি তবে দেখা যাবে যে এনইপিটা যে আজকের নিউ এডুকেশন পলিসি সেটা নয়। কারণ আগে হয়েছিল কি যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কি করেছিলেন যে এই সংস্কৃতের প্রসারের জন্য মানে এই যে আমরা সংস্কৃতের স্টুডেন্টরা আজকে একত্র এই আলোচনা চক্রে কেন হয়েছি একত্র যে আমরা রিসার্চ করব কি করব সংস্কৃতের টপিক নিয়ে বা সংস্কৃতে কি আছে ট্রেডিশন কি আছে কি নেই ওগুলো নিয়ে আমরা বলে একটুখানি কি করব যে সংস্কৃতটাকে একরকম ভাবে কিন্তু প্রচার করা প্লাস নিজের ভেতরের যেটা নাকি মানে যেটা অনুভূতি সেটাকে জাগিয়ে তোলা। এবার হচ্ছে যে আগে কি ছিল যেমন মার্শাল আর্টস যেমন নিযুদ্ধ কলা যুদ্ধটা সে যুদ্ধটাকে আমরা একটা পজিটিভ দিক দিয়ে দিতে পারি। তারপর আমরা নাট্যশাস্ত্রে তারপর ওখানটায় বিভিন্ন ধরনের নাটকীয় কলাগুলোর কথা বলা হয়েছে এরকম হতে পারে। তো আসামের আরেকটা দিক থেকে যদি আমি বলতে যাই যেমন কামাখ্যাতে বলি প্রথা হচ্ছে। অনেকে বলবে যে বলি প্রথাটা কেন এটা যদি হয় সেটার উপর আমরা বলতে পারি যে কেন কি বেসিসে হয়। অনেকে মনে করেন হয়তো যে তন্ত্র সাধারণত তন্ত্রকে এখানটায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না ওটা হচ্ছে কালিকা পুরাণ। তো হচ্ছে কি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ বেদ এগুলোর উপর আমরা বিভিন্ন ধরনের টপিক নিতে পারি। তো কালিকা পুরাণের প্রভাব কামাখ্যাতে কি করে মানে প্রভাবিত হচ্ছে সেই বিষয়ে একটা আমাদের গবেষণা সুন্দর হতে পারে। তারপর যদি আমরা দেখি যে এই যে টোল বা চতুষ্পাঠী এগুলো নিয়ে বলা হচ্ছে সেগুলোর বিষয়েও আমরা বলতে পারি যে টোলে বা চতুষ্পাঠীতে কি করে করা হচ্ছে। তো এই ধরনের এক একটার থেকে এক একটা টপিক নিয়ে আমরা করতে পারি। বা যদি আসামে এরকম বলি যে রিলিজিয়নের ক্ষেত্রে তো আমাদের এখানটায় হচ্ছে বিভিন্ন কমিউনিটি লোক আছে বড় কমিউনিটি আছে আমরা শিবের উপাসনা করছি লিঙ্গ উপাসনা করছি কিন্তু ওখানটায় ওরা বলছে কি বাথৌ বাথৌ পুজো। সেই বাথৌটা কি কেউ বলছে লালুং পূজা। লালুং পুজো হচ্ছে কি যে শিবের লিঙ্গ থেকে এই লালুং শব্দটা এসেছে। তো এই ধরনের যে রিলিজিয়ান হোক দর্শন হোক বা বিভিন্ন ধরনের ব্যাপারগুলোকে নিয়ে আমরা রিসার্চ করতে পারি। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে রিসার্চ করলাম কতগুলো জিনিসগুলো ছিল সেগুলোকে এনে লিখে দিয়ে মানে সাবমিট করে দিলাম ডিআর পেয়ে গেলাম। ওটা হচ্ছে কি কম্পাইলেশন। সেটা যেন না হয় যেন আগে ভালো করে পড়ে নিয়ে টপিকটা কি সেই বিষয়ে জেনে নিয়ে তারপর যদি এরকম করে করে নতুন নতুন তথ্যগুলোকে যদি উদ্ঘাটন করতে পারি যেমন ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বললাম যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধর্মম কুরু এরকম করে যদি একটার পর একটা বা গীতাতে যদি আমরা দেখতে পাই যে ওখানটায় আজকাল কিছু কিছু কোর্সে দেওয়া হয়েছে যে সেলফ ম্যানেজমেন্ট অফ গীতা। গীতাতে সেলফ ম্যানেজমেন্টের কথাও আছে। আমরা তো জানি যে মহাভারতে শুধুমাত্র যুদ্ধ ওখানটায় কি মোরালিটি নেই। এগুলো বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলোকে নিয়ে রিসার্চের এক একটা টপিক হতে পারে। তো এরকম করে করে হচ্ছে কি যে আজকে যুদ্ধ কলার বিষয়ে বললাম তারপর কেমিস্ট্রির কথা যদি আমরা দেখি তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আছে এনে হুবহু বসিয়ে দিলাম সেটা না করে যদি একটু আমরা সায়েন্টিফিক ওয়েতে যদি ভাবি যে ওখানটা কি দেখাচ্ছে বা এই ধরনের বা গীতাতে যেরকম করে বলছে না কখনো কখনো এরকম কিছু কিছু আলোচনা চক্রে এরকম শুনতে পাই যে গীতা বৈষ্ণব ধর্মীয় কারণ ওখানটায় শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে ওখানটায় বৈষ্ণব মানে বলছে যে ওখানটায় মাছ মাংস এসবের কিছু কথা হচ্ছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যখন একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন তখন অর্জুন বলছেন যে ভগবান তোমার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে না আমি দেখতে পাচ্ছি মাংস লেগে আছে মানে কি হচ্ছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানটার মধ্যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে একটা একটা করে সার্চ করা ছিল। এই জিনিসগুলোকে আমরা যদি একটা নতুন আলোকপাত করতে পারি তো যদি সেরকম করে যদি
সায়েন্টিফিক ওয়েতে যদি আমরা উপস্থাপন করতে পারি, তো সেই জিনিসগুলোতে হবে আমাদের অ্যাকচুয়াল রিসার্চ। তো এই ধরনের বিভিন্ন টপিক গুলোকে নিয়ে আমরা ভাবতে পারি। একটা টপিক নিলাম মানে যে ওটার মধ্যে কি কি বই আছে আগে আমি দেখে নিই। না, বইগুলো আছে, বইগুলো তো আমাকে পড়তে হবে। সেই বইগুলো পড়ে নিয়ে আমি আমার মানসিকতাকে আমি একটা নতুন লাইট আমি কি করে ওখানটায় দেব, আলোকপাত করব, বা কি সায়েন্টিফিক বা কি আধুনিকতা। যেমন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত কি আগে ছিল না? বেদান্ত ছিল, কিন্তু উনি কি করলেন, ওনার বেদান্তকে বলছেন যে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। কেন বলছেন? কারণ উনি একটা নতুন জিনিস দিয়েছেন, উনি নতুন একটা কিছু আলোকপাত করেছেন বেদান্তের উপরে। তো রিসার্চে এরকম ধরনের এই ধরনের গবেষণাগুলো আমাদের হতে পারে। তো গবেষণাগুলো ছাত্রছাত্রীরা যেন এরকম করে দেখেন। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে বর্তমান ভারত সরকার যেমন সংস্কৃত ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়ে গুরুত্ব অনুভব করে উনি শিক্ষার একেবারে সর্বোচ্চ স্থানে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। তো আমরা শুধু এই আলোচনা চক্রের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ না থেকে যদি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সর্বস্তরে জনপ্রিয় করার একটা প্রচেষ্টা করি, তবে হয়তো আমাদের এই আলোচনা চক্র পূর্ণতা প্রাপ্ত করবে বলে আমার মনে হচ্ছে। আর সবাই বলবেন, আমি বেশি সময় নেব না, সবাই বলবেন যে গবেষণা কি করে কিরকম হতে পারে, যদি কারোর দরকার হয় সেরকম করে যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তবে আমি মনে করি গবেষণাটা যেন গবেষণার মতনই হয়। এ বলে সবাই ভালো থাকুন। ধন্যবাদ। ওম পূর্ণমাদা পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। असंख्य धन्यवाद मैम। अभी मैं सीधे रविंद्र कुमार पंडा महाशय के समीप जाना चाहूंगा। सर, आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, आप अपना विचार रखें सर, आज का जो मुख्य विषय है विषय के ऊपर। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आदरणीय कार्यक्रम रे उपस्थित समस्त बंधुजन को मोर नमस्कार। यही उपक्रम रे जो माने सहभागी अछंती, इस कार्यक्रम में जो सब व्यक्तियों जुड़े हुए हैं सबको अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मेरा विचार शोध का विषय क्या होना चाहिए उसके बारे में मेरा जो विचार है मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा 35 वर्ष से ज्यादा रिसर्च का अनुभव रहा है। मैंने 15 से ज्यादा विद्यार्थियों को पीएचडी कराया है एवं सौभाग्य से 2000 से ज्यादा एमफिल और पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन करने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ है। इस अनुभूति का सार विषय केंद्रित है, अर्थात मैंने सबसे जो कमजोरी पाया, शोधार्थियों का सबसे बड़ी कमजोरी वो है विषय चयन में। मैंने जब जेआरएफ पास करके एमफिल करने के बाद विषय के लिए अग्रसर हुआ था, पीएचडी करने के लिए महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में जब मैंने प्रयत्न किया, मेरे को कहा गया था कि आप एक अच्छा विषय ढूंढिए। वो ढूंढने में मेरे को 9 महीना लगा था। आज भी मेरा स्पष्ट याद है, मैं मार्च 7 तारीख को ज्वाइन किया था, करीब करीब मेरे को फरवरी तक, मीन्स दूसरा वर्ष का फरवरी तक मैंने विषय चयन कर पाया था। 9 महीना 10 महीना से ज्यादा काल मैंने लिया था सिर्फ विषय चयन करने में। बाद में मैंने अनुभव किया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया था और वो जो काम मेरे को मेरे गुरुजी अथवा मेरे जो मार्गदर्शक कराए थे बहुत अच्छा कराए थे। क्यों किया मैंने? आज जब विद्यार्थियों को मैं देखता हूं, बिना लाइब्रेरी जाके, बिना गुरु के साथ चर्चा करके, ऊट पटांग
एक विषय लेके आते हैं जिसके ऊपर उनका प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं होता। विषय कैसा चयन करना है, क्यों चयन करना है, कैसे वो काम कर पाएंगे, काम का क्या प्रयोजन है, ऐसे कोई मौलिक विचार शोधार्थी के मन में नहीं होता। ये बहुत दुख का कारण है। उठ पटांग किसने कुछ कह दिया, ये विषय ले लो, ले लिए तुरंत बिना समझे। किसने कह दिया कि इसके ऊपर संशोधन करो, ले गए। लेकिन मैंने लगभग 10 महीना क्यों लिया था, इसका कारण था, पहला तो मेरे को एक नया विषय, जैसे मैडम ने बहुत बंगला मैंने सब समझ लिया, बांग्ला में मैडम ने जो कहा मैंने सब समझ लिया। उन्होंने बहुत सारे अच्छी बातें कही है कि मैंने 10 महीना से ज्यादा समय क्यों लिया। इसलिए लिया था कि मेरा मन में एक विचार था जिसके विषय में कोई काम नहीं हुआ है, जिसके ऊपर किसने कुछ भी नहीं लिखा है, संपूर्ण मौलिक हो, जिसके विषय में, जिसके बारे में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसके विषय में मेरे को काम करना था। इसीलिए 10 महीना से ज्यादा समय मेरे को लेना पड़ा सिर्फ विषय ढूंढने में। और भी अच्छा होता आज अगर मेरे को रिसर्च करने के अवसर मिलता, 2 साल में 3 साल तो लेता खाली विषय ढूंढने। क्योंकि जैसे शरीर में आत्मा होता है, शरीर में आत्म तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर उसका मतलब नहीं कि हमारा हृदय, हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा आंख नाक ये सब व्यर्थ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है आत्म तत्व, जिससे विषय को मैं इस प्रकार देखता हूं, संशोधन का विषय ही आत्म तत्व है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं विषय कितना गंभीर होना चाहिए। पहला बात तो ये मौलिक होना चाहिए। संस्कृत के विद्यार्थी खास करके कोई रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे हमारा पास सामग्री मैं मानता हूं इतनी अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, जैसे एजुकेशन में कोई रिसर्च करेगा पहले तो उसके पास 20-25 वॉल्यूम्स रेडी होते हैं। जो डिजर्टेशन जितने भारतवर्ष में होते हैं उसका डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग उपलब्ध होता है। सोशियोलॉजी में जाइए, पॉलिटिकल साइंस में जाइए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक संस्कृत का इस प्रकार का काम नहीं हुआ है। और संस्कृत में अनेक प्रकार की धाराएं होने से, जैसे पाठशाला में विद्यार्थी संशोधन करते हैं, आधुनिक विश्वविद्यालय में संशोधन करते हैं, बहुत सारे विषय जैसे फिलोसफी में बहुत सारे रिसर्च ऐसे होते हैं जो रियली संस्कृत का विषय है, वहां भी चोरी बदमाशी होती है। इसीलिए संस्कृत व्यापक क्षेत्र होने से और इस प्रकार सामग्री का अभाव होने से विद्यार्थियों को कठिनाई तो होगी, हमको भी कठिनाई होती है। कि सपोज केरला में क्या रिसर्च हुआ, केरला त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय में कौन सा रिसर्च हुआ, आपके शांति निकेतन में कौन सा रिसर्च हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, यहाँ बड़ौदा में रह के अथवा पुरी में रह के विद्यार्थी जान नहीं पाता है। ये एक समस्या है, मैं उसको मानता हूँ। फिर भी जिसके मन में एक निष्ठा है, कर्तव्य बोध है कि मेरे को मौलिक ढूंढना है, मेरे को संपूर्ण नूतन विषय ढूंढना है, उसके लिए सामग्री का कोई अभाव नहीं। आज भी आप देखो शोधगंगा, खाली सिर्फ चेक कर लो शोधगंगा, और बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसमें तुरंत पता चल जाता है कि इसके ऊपर काम हो गया। जैसे मेरे 15 के थीसिस शोधगंगा में पढ़े हैं, कभी भी आदमी देख सकते हैं इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, संपूर्ण नया काम मैंने करवाया है। वो आप लोगों को अनुरोध करता हूं, समय अगर होगा वो देखना किस प्रकार का मैंने काम किया है, करवाया है। अच्छा, मौलिक विषय हो इसलिए प्राची ज्योति है, बहुत सारे डिजर्टेशन भी संस्थान ने छापा है, और बहुत सारे संपर्क करके भी हम जान सकते हैं, और बहुत सारे उपाय भी है जिसके माध्यम से संपूर्ण विषय हुआ कि नहीं
इसके ऊपर काम हुआ कि नहीं हुआ, तो किस प्रकार की काम हुआ, कौन से दृष्टिकोण से काम हुआ, उसको बराबर स्टडी करके जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि कालिदास के ऊपर किसी ने एक थीसिस लिख दिया और दूसरे के लिए अवसर नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूँ, उसको मैं रिपीटेशन नहीं मानता हूँ। कालिदास के ऊपर 10 काम भी हो सकते हैं, अगर वहां स्कोप है तो, दृष्टिकोण अगर अलग है, जैसे मैडम ने कहा रिसर्च, अगर ऐसे कुछ वस्तु कहा गया जिसको पुनर्निरीक्षण पुनर्परीक्षण करने की आवश्यकता अनुभूत होता है, तो हम उसको फिर से जांच सकते हैं, फिर से अर्थघटन कर सकते हैं, फिर से उसका स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं। नए तथ्य अगर आते हैं, उनके माध्यम से हम कोई एक सिद्धांत को हम उसको पुनर्तर्जमा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, और हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो रिसर्च का जो फल हमको मिलेगा, उसको समाज के सामने हम रख सकते हैं, उसमें कोई द्विधा नहीं। और जो लोग बोलते हैं कालिदास के ऊपर काम हो गया, वो क्यों किया, वो तो एक बकवास है, उसका कोई अर्थ नहीं। पहले तो थीसिस को देखना चाहिए एक शोधार्थी कौन से दृष्टिकोण में नूतन तथ्य रखता है कि नहीं। अगर नूतन कुछ रखता है, सपोज कालिदास के ऊपर किसी ने अलंकार को लेके अध्ययन किया, तो दूसरा कोई छंद को लेके अध्ययन कर ही सकता है। ऐसे थीसिस भी हमको बहुत प्रकार मिलते हैं। किसी ने रघुवंश का अध्ययन किया, तो दूसरा कोई शाकुंतलम का अध्ययन कर सकता है, उसको कोई रिपीटेशन माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ चोरी है, सिर्फ उठांतरी है, उसमें कोई संशोधन नहीं है, उसमें कोई गवेषणा नहीं है, उसमें कोई मौलिक उद्देश्य नहीं है, उसमें कोई दृष्टिभंगी नहीं है, तो वो प्रयास ही निरर्थक है। उसको तो ये निंदनीय प्रयास है, उसको करना नहीं चाहिए। पहला सिद्धांत हर एक विद्यार्थी को, शोधार्थी को ये समझ लेना चाहिए, सम विषय संपूर्ण मौलिक हो। मौलिक शब्द का क्या अर्थ है? जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, अथवा हुआ है तो जिस दृष्टिकोण से शोधार्थी करना चाहता है वो नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण देके समझा दिया। अच्छा, दूसरी बात है, विषय ऐसे चयन करते हैं विद्यार्थी जिसका कोई स्कोप नहीं है। देखो, जब हम प्रपोजल तैयार करते हैं, सबसे बड़ा चीज होता है स्कोप ऑफ रिसर्च। रिसर्च का व्याप होना चाहिए। अभी कितने थीसिस, यही महीने में 4-5 थीसिस मैंने देखा जिसका कोई व्याप ही नहीं। कोई एक शतक को लेके एक शतक काव्य, उसको लेके किसी ने पीएचडी कर दिया। एक शतक के ऊपर क्या लिखा जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक लेख बनेगा। इंडिया में तो दुर्भाग्य से 1-2 पेज में लेख बनते हैं। फॉरेन राइटर का देखो 25-30 पेज का एक लेख होता है। 50 पेज का लेख भी मैंने पढ़ा, जिसको लेख कहते हैं, जिसको निबंध कहते हैं, जिसको रिसर्च पेपर कहते हैं। लेकिन यहाँ एक अंध परंपरा, अंधे नैव नियमाना यथांधा, एक परंपरा चली रही है। तो क्या होते हैं, 150 पेज कोई लिख दिया, कोई 200 पेज लिख दिया। हाँ, अगर कोई 3 वॉल्यूम भी लिखता है, 800 पेज लिखता है, 800 पेज लिख ही नहीं कोई सकता है। मौलिक अगर कोई लिखेगा, संपूर्ण मौलिक लिखेगा, वो ज्यादा नहीं लिख पाएगा। इसलिए जो बड़े बड़े सब वॉल्यूम आते हैं वो सिर्फ चोरी होते हैं, उसमें कोई बकवास नहीं। कालिदास के ऊपर पीएचडी कोई करेगा, सीधा उठाएगा 200-300 पेज, तो जिसमें कोई रिसर्च नहीं होता है। लाइफ, डेट एंड वर्क्स ऑफ कालिदास, इसका क्या जरूरत क्या है? तुमने क्या किया है काम? तुमने तो सिर्फ दूसरे लोगों ने जो किया उसको लिखा, कभी कभी अपने भाषा में लिखा या सीधा लिख दिया। आजकल तो एक फैशन चल पड़ा है, कोटेशन ज्यादा डाल देते हैं, श्लोक डाल दो, नहीं तो दूसरे लोगों का 50 बुक ले लो, सबका एक एक पैराग्राफ अगर ले लेते हो तो थीसिस बन गया। 2 दिन में थीसिस, कंप्यूटर वाला को बोल दो भाई 10 बुक ले लो, सीधे तो सीधा लाइब्रेरी चले जाओ, वहां बैठो और वहां टाइप करते रहो, ला के ले आओ मेरे को 300 पेज दे के, किसी को दे दो 10,000 50,000, वो एडिट कर देगा, थीसिस आपका रेडी, 2 दिन में रेडी, वो बाइंडिंग करके व्यवस्थित करके दे देगा। इसलिए ऐसे घृणास्पद काम नहीं करना चाहिए। ज्ञान एटलीस्ट आप नहीं सोचते हो, एक शोधार्थी संशोधन जो करेगा 1000-1500 श्लोक पढ़ना चाहिए, 2000 श्लोक पढ़ना चाहिए, उसका एक विधिवत ग्रंथ का अध्ययन होना चाहिए जीवन में। सबसे बड़ी जो योग्यता है, सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी की। हम उसको इतना, विश्वविद्यालय की पीएचडी डिग्री
इतना तुच्छ कर दिए, इसका हीनवृत्ति कर दिए कि कहने के लिए शर्म भी आता है ये एक पीएचडी। अभी कोई एक 10 एक काव्य को लेके मुक्त छंद में लिखा हुआ काव्य को लेके पीएचडी कर दिया, नाम बड़ा, उसका पूरा बायोडाटा, अभी 5 काव्य ले लिया लेकिन पूरा कवि का, उसका जन्म वृत्तांत, उसका इतिहास, उसका फोटोग्राफी, उसके परिवार की फोटोग्राफी, उसका पत्नी का सब विमान यात्रा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये सब चल रहा है। तो ये कि प्रहसन बन गया है, प्रहसन, ये प्रहसन को रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा समय आएगा पूरा संस्कृत जगत अभी भी तो बदनाम है और भी बदनाम होगा। मैं थोड़ा तीखा शब्द में बोलता हूँ, माफ करना बंधुओं, लेकिन ये जो अंध परंपरा चल रही है उसको रोकना बहुत जरूरी। मैं ऐसे थीसिस को पास भी करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि उसमें विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं होता है, इसलिए विद्यार्थियों को दंड देना मैं मानता नहीं हूँ। लेकिन जो गाइड सब होते हैं, जो मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग उपदेशक होते हैं, सुपरवाइजर अथवा गाइड्स होते हैं, उनको समझाना चाहिए विद्यार्थियों को, भाई ऐसे काम करो। और एक एक विद्यार्थी को मैंने मेंटरिंग करके 2 साल 3 साल में पूरे दिन रात बैठ के मैंने पीएचडी करवाया। आप देख लो, एक शब्द हमारा चोरी नहीं होता है, एक शब्द का हम कहाँ से उठाते नहीं है, और जो संपूर्ण मौलिक होता है, एक शब्द का मिस्टेक भी आपको नहीं मिलेगा। 10-10 बार मैं खुद विद्यार्थियों का थीसिस को पढ़ता हूँ, 10 बार, आप मानोगे, क्योंकि इट इज ए कमिटमेंट टू स्टडी एंड रिसर्च। संस्कृत माता की सेवा करनी है तो ऐसी सेवा करनी चाहिए, विद्यार्थियों का मंगल हो और साथ साथ भी एक उन्नत समृद्ध संशोधन होता है। रोल मॉडल करना है तो फॉरेंस कलर का रखो, नहीं तो हमारे जो बहुत बड़े विद्वान हो गए, अभी तो मैं खास करके किसी का नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे वी राघवन का देखो, वी राघवन का थीसिस भोज का श्रृंगार प्रकाश, कितने प्रिंटेड पेजेस, लगभग 1000। जैसे आप देखो दंडीन, एक क्रिटिकल स्टडी, एक थीसिस बताता। अच्छा, कुंजुनी राजा का थियरीज ऑफ मीनिंग, आनंद धुन्यालोक के ऊपर जो पीएचडी लिखा हमारे धुन्यालोक क्रिटिकल स्टडी, ये सब वो थीसिस आपका मॉडल होना चाहिए। इस प्रकार की, पहले इस प्रकार की बहुत क्या उत्तम कार्य होता था, लेकिन आज के जमाने में, आज का जनरेशन इतने वितस्पृह, इतने क्या बोलते हैं, उनका कोई एक श्रद्धा तो नहीं है, निष्ठा भी नहीं है। कैसे जल्दी जल्दी क्यों करना है आपको? जो विद्यार्थी चलते 2 महीने में, 2 साल में पीएचडी कर लेना है, क्यों करना है? क्योंकि इसलिए करना है क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं कि ऐसे काम करोगे कोई विश्वविद्यालय, कोई महाविद्यालय में तुम्हारा स्थान कभी नहीं मिलेगा। ये जो उतावल में, जल्दी में हम चाहते हैं ना थीसिस ले लें, ले तो लोगे, डिग्री मिलती है, डिग्री तो बेचते हैं आजकल। एक बात में कहेंगे ना, विश्वविद्यालय फैक्ट्री खोल दिया है, जितना पैसा देते हो डिग्री ले जाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि डिग्री लेके तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा, बाजार में घूमोगे, कोई ना तुम्हारा थीसिस को पढ़ेगा ना कोई इसको देखेगा, ठीक है। इसलिए जो वस्तु सस्ता होता है ना, उसका मूल्य कुछ नहीं होता। जैसे आजकल बच्चों को 90 लेके आते हैं, 100 लेके आते हैं, वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो वस्तु सस्ता है। इसलिए सेकंड पॉइंट जिसके ऊपर मैं भारपूर्वक कहना चाहूंगा, व्याप देखो। एक संस्कृत का विद्यार्थी को एक महाग्रंथ का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। किस प्रकार का अध्ययन करता है वो तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन एक आप नहीं सोचते हो, एक 2000 पृष्ठ का एक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, या चलो 1000, 2000, 3000 श्लोक का एक अध्ययन होना चाहिए। वो आपके लिए एक सामग्री देगा, बहुमुखी अध्ययन का अवसर मिलेगा। जैसे कि महाकाव्य आप लेते हो, विक्रमांक देवचरितम 3 वॉल्यूम में छपा हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई विद्यार्थी पीएचडी करता है, उसका ज्ञान की कितनी समृद्धि होगी, कितने छंद ज्ञान होगा, कितने अलंकार ज्ञान होगा, कितना इतिहास ज्ञान होगा, भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा और समाज ज्ञान होगा। अनंत ज्ञान लेके जब विद्यार्थी विश्वविद्यालय से निकलेगा
उसके लिए खुशामद करके नौकरी उसको देंगे लोग, क्यों नहीं देंगे? नौकरी के अभाव नहीं देश में, और योग्य लोगों को कहीं जगह स्थान नहीं मिलेगा। ये बात जो लोग आजकल करते हो पीएचडी, ध्यान रखो। अगर आप लोग स्किल नहीं जानते हो, आप लोग मेथड नहीं जानते हो, आपकी भाषा की परिपक्वता नहीं है, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में नहीं है, दो शब्द बोल ही नहीं पाते हो। मैं एक उदाहरण याद आता है, बोलता हूँ, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा खराब लग सकता है, लेकिन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके भलाई के लिए मैं बोलता हूँ। एक बार मैंने पूछा कि एक विद्यार्थियों को पूछा कि पीएचडी किसके ऊपर? शिशुपाल वधम महाकाव्यम। मैंने कहा क्या किया उसमें? मैंने उसका स्टडी कर दिया। मैंने कहा क्या स्टडी किया? फिर वो चुप हो गई। मैं कहा चलो शिशुपाल वध का टाइटल का परिष्कार करो, शिशुपाल वधम क्यों हुआ, वध क्यों नहीं हुआ? तो बद्ध शब्द पुल्लिंग है, वहां शिशुपाल बद्ध होना चाहिए, बद्धम क्यों हुआ? कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा चलो पहला श्लोक बोलो शिशुपाल वध का, बोल नहीं पाए। मैंने कहा पहला श्लोक मैं बोलता हूँ, सुनो, उसका अर्थ करो। श्रेय पति श्रीमती शासितुम जगत जगत निवासो वसुदेव सतमन। मैंने कहा मैं बोलता हूँ, उसका अर्थ करो। कोई नहीं। फिर बाद में मैंने प्रश्न पूछना छोड़ दिया। मैंने कहा क्या स्टडी तुमने किया हो? तुम तो पहले श्लोक का अर्थ ही नहीं बोल पाती हो। शिशुपाल वध का ही तुम बधम क्यों है, कौन सा शुद्ध है, तुम नहीं बोल सकती हो। तो इस प्रकार अगर कोई विद्यार्थी पीएचडी लेके आता है, ये क्या संस्कृत के लिए गौरवास्पद है? क्या विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को पीएचडी करवाना चाहिए? तो ये समस्त संस्कृत समाज के लिए कलंक। इसीलिए इस प्रकार की जो धारा चल रही है उसको रोकना चाहिए। चलो, शिशुपाल बद्ध व्याप्ति दृष्टि से, स्कोप दृष्टि से एक उत्तम ग्रंथ है। इसका अध्ययन जरूर अच्छा अध्ययन करना चाहिए। इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव से अध्ययन हो सकता है। इतना समुन्नत ग्रंथ जिसके लिए मिनिमम साल में लोग 2 महीने में पीएचडी कर देते हैं। 2 साल यूजीसी मान्य नहीं रखता है, इसीलिए 3 साल अभी बढ़ा दिया। 3 साल एक ठीक समय सीमा है जिसके अंदर एक शोधार्थी आराम से अगर नियमित रूप से 10-15 घंटा काम करता है तो वो अच्छा काम कर सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने जो कहा वो है मौलिकता। दूसरा जो कहा स्कोप, संस्कृत का विद्यार्थी को एक अच्छा उपन्यास हो, एक अच्छा महाकाव्य हो, एक अच्छा शास्त्र ग्रंथ हो, इसका अध्ययन होना चाहिए। जैसे वक्तोक्ति जीवित, जैसे धुन्यालोक, उदाहरण देता हूँ। आधुनिक साहित्य में आज भी बहुत सारे अप्रकाशित ग्रंथ है जिसके ऊपर कार्य होना चाहिए। आप लोग उसको पसंद करो जो अप्रकाशित है, या जो नए लिखे जाते हैं। नए बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखे जाते हैं। मैंने एक पीएचडी करवाया था चरित्र काव्य को लेकर। चरित्र काव्य इन मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, 500 से ज्यादा चरित्र काव्य हम ढूंढ पाए। मैं तो सोचा 10-20 चरित्र काव्य होंगे आधुनिक में, लेकिन 500 से ज्यादा चरित्र काव्य सिर्फ काव्य विधाएं हमको मिले, जिसके ऊपर बहुत प्रकार की रिसर्च हो सकती है। सर्वे रिसर्च हो सकते हैं, क्रिटिकल सर्वे हो सकते हैं, कैटलॉग बना सकते हैं, बिब्लियोग्राफिकल रिसर्च कर सकते हैं। एक एक महाचरित्र काव्य को लेके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका हम अलंकारिक अध्ययन कर सकते हैं, हम उसका साहित्यिक अध्ययन कर सकते हैं, हम उसका सांस्कृतिक अध्ययन कर सकते हैं। तो संस्कृत हमारा धरोहर है, उसमें इतना अद्भुत ग्रंथ। लोग संस्कृत भाषा की स्थिति जो भी हो, लेकिन अनेक सर्जक है जो निरंतर साधना करते हैं और इतने अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं जो कि हर एक विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी है। उसका पर संशोधन होना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए शब्दशः, पंक्तिशः। हमारी परंपरा क्या थी? पंक्ति अध्ययन, एक एक वाक्य को हम एकदम स्पष्ट रूप में पढ़ेंगे, एकदम ग्रंथ के आत्मतत्व तक पहुंचेंगे, उसका निष्कर्ष हम लाके समाज में रखेंगे।
हमारी भाषा की परिपक्वता होनी चाहिए, भाषा की शुद्धता। तो आज तो लैंग्वेज जैसे सबसे नेग्लेक्टेड प्रश्न, पीएचडी लिखते हैं थेसिस, एक सेंटेंस से पता चल जाता है उनकी लैंग्वेज का स्तर क्या है। और तो आजकल तो बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, दूसरा थेसिस कोई लिखता है, इसलिए जब स्टूडेंट को पूछते हैं उसको कुछ भी पता नहीं चलता है वो थेसिस में क्या लिखा गया, क्योंकि लिखने वाला बाप होता है, कभी लिखने वाला मामा होता है, कोई लिखने वाला फ्रेंड होता है, या पैसा देके बिजनेस तो सब जगह चलता है तो लिखते हैं। ये इसको क्या हम आदर करेंगे? इस प्रकार जो परंपरा चल रही है उसको क्या हम आगे बढ़ाना चाहेंगे? कोई विद्वान नहीं समझ चाहिए। अच्छा, दूसरी तीसरी बात है जैसे कि दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, किस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं। भले विषय नया हो, कालिदास स्टडी इस प्रकार का काम नहीं हो सकता। भारवी स्टडी किरातर्जुनीयम एकम अध्ययनम एकम समालोचनात्मकम अध्ययन। मेरे पास आता है, वाइवा में जाता हूँ, क्या समालोचना क्या है? यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द क्रिटिसिज्म, व्हाट इज समालोचना, अनुशीलन क्या है, समालोचना क्या है? विद्यार्थी नहीं बोल पाए। अभी जब विद्यार्थी खुद ही नहीं बोल पाता है समालोचना समालोचनात्मकम अध्ययनम, तो उसने क्या किया होगा? इसलिए हर एक चीज को समझना और तुम्हारा दृष्टिकोण को समझना, मेरे दृष्टिकोण क्या है, ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, उसे करके मैं क्या निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, ये सबके लिए गंभीर गंभीर अध्ययन की आवश्यकता होती है। जब तक एक ग्रंथ को आमूल चूल शब्द सह नहीं पढ़ोगे, तुम उसका आत्म तत्व को जान नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। अगर तुम नहीं समझते हो, तुम्हारे जो क्रिटिकल विचार, क्रिटिकल थिंकिंग, तुम्हारा जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण कैसे आएगा, कहां से आएगा? विद्यार्थी लिख नहीं पाते हैं, लिखने की कठिनाई नहीं है, कठिनाई में जो अनुभव करता हूं क्योंकि समझते नहीं है, उनके लिए लिखने के लिए विषय ही नहीं। एक ग्रंथ जब स्पष्ट रूप में नहीं पढ़ते हैं तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बकवास ही लिखेंगे। इसलिए वो इतिहास लिख देते हैं, जीवन लिख देते हैं, कवियों का जो कवियों भी भर भर के बायोडाटा लिखते हैं, हाँ, फूल बरसाते हैं। तो ये सब वो बड़े बड़े बायोडाटा चित्र के साथ है, वो कितने कॉन्फ्रेंस गए, कितने भाषण दिए, इससे क्या मतलब है? तुमको ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, कवि का जीवन का अध्ययन नहीं। तो ग्रंथ का जब आमूल चूल अथवा संपूर्ण सर्वांगीण अध्ययन नहीं करते हो तो तुम्हारा विचार का स्फुरण नहीं होगा। विचार स्फुरण नहीं होने से तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट नहीं होगी। जब विजन ही क्लियर नहीं है, जब विषय का अनुध्यान नहीं है, विषय की स्पष्टता नहीं है, ग्रंथ का आत्म तत्व तक तुम पहुंचते नहीं हो, तो लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसीलिए कठिनाई होता है, क्योंकि हमारा जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कोई विषय के बारे में, वो नहीं होता है। इसलिए हमारा पर्सपेक्टिव जब अंधार में है, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है, हमारा विचार स्पष्ट नहीं हो पाता। जब विचार स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, हमारे लिखने में हम लिख तो नहीं पाते हैं, हाँ, हम क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हैं, हम क्रिटिक नहीं बन पाते हैं, हम समालोचना नहीं कर सकते हैं, और कुछ भी लिख के हम यथा कथन चित एक बुक बना के, मैडम ने भी ऐसा कहा ना, एक बुक बना देते हैं, आजकल बुक बनता है, अथवा ये थेसिस बना देते हैं 200-250-300 पेज की, कुछ भी लिख के उसको फिर हम थेसिस का नाम दे के उसको सबमिट कर देते हैं। तो थेसिस नहीं होता, क्योंकि थेसिस का मतलब क्या, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, तुम क्या कहना चाहते हो और क्यों कहते हो, ये दृष्टिकोण तो होता ही नहीं। सपोज क्यों कोई नहीं कहता है कि कालिदास में भी बहुत सारे दोष हैं, क्यों इस प्रकार अध्ययन नहीं होता है? मैंने एक संशोधन पत्र लिखा था, मैंने लगभग 40 एक दोष कालिदास में निकाला, और मैंने जो किया था कोई एक ग्रंथ के आधार पर किया था। ग्रंथ दोष निकाल के कालिदास को बदनाम करने का मेरा इरादा नहीं था। मेरे को स्टडी करने का था कि कालिदास कहाँ कहाँ अशुद्धियां करते हैं, किस प्रकार अशुद्धियां करते हैं, अशुद्धियां होते क्यों हैं, और मेरे को ये अशुद्धि नहीं करना है मेरे लेखन में। ये सब को समझने के लिए मैंने उसका अध्ययन किया था, क्योंकि मेरे मन में एक पॉइंट ऑफ व्यू दृढ़
पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को समझना है महाकवियों किस प्रकार की अशुद्धियां करते हैं और क्यों करते हैं, वो अगर मैं समझ जाऊं, एटलीस्ट मेरे लेखन में इस प्रकार का दोष नहीं हो। ये विषय स्पष्ट था। हम कालिदास को निंदा नहीं करना है, लेकिन उसका दोष को तो नजरअंदाज नहीं कर सकता, किया जा सकता है, दोष सबका है। तो इस प्रकार जो पॉइंट ऑफ व्यू अथवा पर्सपेक्टिव ये होना जरूरी है। चौथा एक पॉइंट जो हम सबसे भूल जाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसको मेरे को पहले बोलना था लेकिन मैंने उसको जानबूझकर चौथा पॉइंट रखा, रिलेवेंस ऑफ रिसर्च, प्रासंगिकता क्या है। देखो यूजीसी आजकल सबसे ज्यादा महत्व देता है प्रयोजनम। हमारे शास्त्र, न्याय शास्त्र में अथवा जो लोग वेदांत सार पढ़ते हो, इसमें प्रयोजन को एक पदार्थ माना गया। गौतम न्याय शास्त्र का प्रारंभ में प्रयोजन को एक पदार्थ माने, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजनम, प्रयोजनम अनुदिश्य नमंदोपि प्रवर्तते। इसलिए वेदांत सार में सदानंद प्रयोजन को एक अनुबंध में माने, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन जो अनुबंध में माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि प्रयोजन ही, तुम कैसे नौकरी पाओगे पीएचडी करके, ये प्रयोजन नहीं है। तुम तो अपना स्वार्थ देखते हो कि कैसे भी करके डिग्री लेके दुनिया में बेवकूफ सबको बना के एक घुस जाऊं यूनिवर्सिटी में, फिर जिंदगी भर लहर करूं, ऐसे उद्देश्य में ये स्वार्थवृत्ति, ये प्रयोजन हो सकता है तुम्हारा, लेकिन इस प्रयोजन अभिप्रेत नहीं। तुम जो शोध कार्य करोगे, देखो आजकल यूजीसी जो स्कॉलरशिप मिलते हैं, कितने लाखों रुपया तुमको दिया जाता है। मैंने भी यूजीसी का लेके पीएचडी किया, तब तो 2200-2500 देते थे। 86 में मैंने किया, 93 में पीएचडी, तब भी बहुत पैसा। आजकल तो 40-45 हजार देते हैं पर मंथ। 5 बरस में तुम हिसाब करो कितने पैसा दिया जाता है। एक पीएचडी क्या 200-250 पेज चोरी करके लिखोगे, सब एक्नॉलेज भी नहीं करोगे कहाँ से चोरी करते हो। और प्लाजियारिज्म अगर संस्कृत में लिखते हो तो प्लाजियारिज्म हो ही नहीं सकता है। आजकल सब संस्कृत में लिखने लगे। मैं पूछता हूँ क्यों लिखते हो, फिर हंसते हैं कि साथ जानते हैं क्यों लिखते हैं। अंग्रेजी में लिखोगे तो इतना पकड़ में आएगा, संस्कृत में लिखोगे तो वहां वेबसाइट नहीं है, तुमको कैसे पकड़ेंगे। सब पीएचडी करके निकल जाओ। ये ह्यूमन माइंड जो है, ये एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड, हमको कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करने का मतलब है हम अपना ध्वंस करना है, विनाश करना। मत सोचो कि सब बेवकूफ है, सब जानते हैं। ऐसे कोई चीज नहीं होता है जिसे हम नहीं जानते हैं तुम किस प्रकार का काम करो। लेकिन इसमें तुम समाज को क्या दे पाओ, तुम्हारा थीसिस किस काम का है, किसका काम का है, और क्यों तुमको इतना पैसा दिया गया, करके तुम क्या समाज का तो कल्याण नहीं करने वाले। लेकिन जो तुम एक थीसिस लिखोगे तो ग्रंथ का तो कम से कम उसका अनुवाद करो, उसके पीएचडी करो। मेरे पास एक विद्यार्थी बंगाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी की थी, मैंने केशव चंद्र दास के उपन्यास को दिया था। उनके लगभग 16 एक उपन्यास, छोटे छोटे नवलिका लघु उपन्यास 16 था। तो वो लड़की बेचारी बहुत बंगाली में पहले अनुवाद किया, सब 16 उपन्यास का बंगाली में अनुवाद कर दिया। मैं तो मेरे बंगाली नहीं समझ पाता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, समझ जाता हूँ सब। और मेरे को सुनाया, मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा तुमने ये जो अनुवाद कर दिया बहुत बड़ा काम, क्योंकि जैसे अनुवाद कर दिया उसके मन में बहुत सारे विचारों का जैसे वृंदावन ही आ गया, बहुत सारे दृष्टि खुल गए। और उसने आराम से थीसिस लिखा, लगभग 500 पेज की थीसिस लिखी, और बहुत सुंदर थीसिस तुम दे सकते हो। केशव चंद्र दास की क्रिटिकल स्टडी शोध गंगा से चेक करके देखो, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम इसलिए कर पाई क्योंकि वो पहले बोलती थी सर क्या लिखना है, इसमें कुछ नहीं समझ में आता है, इसकी ये तकलीफ है, क्या लिखूं आप बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं, तुमको खुद को आना चाहिए। बहुत सारी चीज गाइड नहीं किया जा सकता, मैं तुमको मेथड बता सकता हूँ, लेकिन तुम क्या सोचोगे, तुम क्या मीन्स इन्वेंट करोगे, या तुम क्या डिस्कवर करोगे, तुम्हारे मन में क्या मौलिक विचार आएगा, तुम क्या वस्तु वो उपन्यास में की क्या इस प्रकार सत्य का तुम अन्वेषण करोगे, वो गाइड क्या करेगा उसमें।
तुमको देखना है, तुमको तुम्हारी दृष्टिभंगी विकसित करना है, तुमको नई चीज का गवेषणा करनी है, नई चीज का अन्वेषण करना है, तुमको ऐसे बहुत सारी चीज मिलेंगे जो अच्छा है, उसको लिखो। तो अनुवाद उसने कर दिया, उसके लगभग 2-2.5 बरस गए अनुवाद में से। फिर जब अनुवाद कर दिया उसने, लिखने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा, करीब करीब 1 बरस में 500 पेज का एकदम सुंदर थीसिस कर दिया, थोड़ा करेक्शन करके हम उसको जमा कर दिया। देखो ये एक प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति प्रयोजन क्या रहा कि इस प्रकार का मौलिक अध्ययन वो उपन्यासों का नहीं हुआ था। ऐसे तो संस्कृत में आप लोग जानते हो सबसे कमजोर विधा है उपन्यास, और उपन्यास का जो अध्ययन जिस प्रकार होना चाहिए, पाश्चात्य समालोचकों का विषय ग्रंथों को पढ़ के और भारतीय साहित्य में जो उपन्यास सब लिखे जाते हैं उसमें संस्कृत का क्या स्थान है, इस प्रकार के तुलनात्मक अगर अध्ययन कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। कंपैरेटिव आजकल ये ट्रांसलेशन को बहुत महत्व मिलता है। सिर्फ ट्रांसलेशन करोगे तो वो पीएचडी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम ट्रांसलेशन करते हो, कोई मैन्युस्क्रिप्ट तुमने ले लिया, अप्रकाशित तो होना चाहिए, नहीं कि किसी ने कर दिया छाप दिया उसको सीधा जाके टाइप कर दो और रख दो, ऐसा नहीं। अप्रकाशित मैन्युस्क्रिप्ट तुमने लिया, उसका अनुवाद किया, उसकी स्टडी कर दिया, उसका पाठ भेद बताया, संपादन करके, छोटा हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको 250 पेज हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा करो। कोई नहीं कहता है कि तुम 18 घंटा 25 घंटा मेहनत करो, कोई नहीं कहता है कि तुम 500 पेज लिखो, लिखते क्यों, 200 पेज लिखो, लेकिन जो लिखते हो उसको शुद्ध लिखो, उसको प्रामाणिक बनाओ, उसको व्यवस्थित बनाओ, उसमें मौलिक विचार हो, उसमें खरेखर अनुसंधान अथवा रिसर्च हो, इस प्रकार अगर हो उसका प्रयोजन भी देखना चाहिए। समाज में इस प्रकार का, समाज का अर्थ कभी जैसे सोशियोलॉजिस्ट काम करेगा, एक लिटरेचर का स्टूडेंट ऐसे नहीं कर पाए। वो डायरेक्ट फायदा नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा साहित्य कैसे समृद्ध होगा। हमारी सबसे ज्यादा वीक है, क्रिटिसिज्म नहीं लिखे जाते, क्रिटिसिज्म में कोई निबंध नहीं लिखे जाते, और उपन्यास आत्मजीवनी नहीं लिखे जाते, ये जैसे बायोग्राफी नहीं लिखे जाते हैं। भारतीय साहित्य में देखो 1000 2,000 पुस्तकें आपको ग्रंथ मिलेंगे, संस्कृत में इस प्रकार का सर्जन नहीं होता है, अगर होता है तो उपेक्षित हो जाता है, क्योंकि उसको समालोचना करके लिखने वाले विद्यार्थी कमजोर है। पहले का एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी जितने सारे रिसर्च हुए, बंगाली में भी बहुत सारे विद्वान मैं जानता हूँ, अभी याद नहीं है, जो कि बहुत अच्छे रिसर्च किए हैं, रत्ना बसु का नाम याद आते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आप उन लोगों का तो पद्धति को अनुसरण करके उनका चिंतन, उनका मौलिक चिंतन कैसा होता था और किसी प्रकार की काम जरूर देख लेना। लाइब्रेरी में पहला काम होना है, जितने थीसिस आपके लाइब्रेरी में है, आपके विश्वविद्यालय है, उसको पढ़ना चाहिए। मेरा नजर में आया एक विद्यार्थी पीएचडी कर लेता है, लेकिन एक भी थीसिस नहीं पढ़ाई करता। ये बात सच है। बिब्लियोग्राफी में होगा 300 बुक। मैं पूछता हूँ विद्यार्थियों को कि कितने बुक सचमुच पढ़े हो, मेरे को बोलो, सच बोलो। हंसते हैं, खाली हंसते हैं कि कितने बुक तुम पढ़े हो। ये 200 बुक पढ़ लिया। एक बुक अगर तुम पढ़ते हो, इतना कठिन एक बुक पढ़ने के लिए भी 2 साल लगते हैं, ये बात सच है। अगर एक अच्छे बुक पढ़ोगे 2-3 साल लगते हैं, और अच्छा पढ़ना जिसको कर, नहीं तो एक बुक मंगा के पढ़ो। एक नोबेल लॉरेट में लिखा है हाउ टू रीड ए बुक, 700 पेज पुस्तक की एक बुक है, हाउ टू रीड ए बुक, बुक को कैसे पढ़ोगे। अच्छा ये रहा, तो प्रयोजन को भी महत्व दो, रिलेवेंस बनाओ, मेक योर थीसिस रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग। अच्छा ये 4 प्रमुख हैं। उसके बाद देखना कि मटेरियल सचमुच मिलते हैं। कठिन है कि विषय पसंद कर देते हैं बिना लाइब्रेरी को जाके, बिना सोचे समझे, फिर नहीं मिलते हैं, फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अच्छा तो इसलिए पहले सामग्री क्या क्या उपलब्ध है, क्या वो सामग्री के आधार पर एक थीसिस अच्छा
हो सकता है उसको भी देखना चाहिए। बहुत सारे दृष्टि से तुमको जब विषय चयन करते हो देखना जरूरी। थीसिस एटलीस्ट देखो, थीसिस अगर हम 10-20 थीसिस पढ़ेंगे, 10-20 अच्छे लेख, आजकल जो लेख छपते हैं ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे जर्नल में, फॉरेन जर्नल में जो लेख छपते हैं ये सब जर्नल के पढ़ो। इंडियन अगर पढ़ना है भांडारकर जर्नल पढ़ो, या हमारे जर्नल ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट बड़ौदा के जर्नल, हम लोग बहुत स्टैंडर्ड होता है, एक एक लेख 20-25 पेज की होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लिखते हैं, व्यवस्थित लिखते हैं। इस प्रकार जर्नल में लेख को पढ़ो, पहले लेख को पढ़ा, फिर बाद में उसको एक एक थेसिस पढ़ो, पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड हो। 2-4 थेसिस में मानता हूं जीवन में पढ़ना चाहिए। तो ये सब नहीं करके बिब्लियोग्राफी रख देने से संदर्भ किसी को देना नहीं आता है। सबसे कमजोरी मैंने देखा, संदर्भ रेफरेंस वर्क बिल्कुल जीरो। क्यों रेफरेंस वर्क? रेफरेंस का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी तो बिल्कुल जानते ही नहीं होते हैं रेफरेंस क्या होता है, संदर्भ क्या होता है। अरे भाई, जब तुम मौलिक है कि तुम्हारा दृष्टिकोण है, एक विचार तुम्हारा पास है, उसको जब तुम परीक्षण निरीक्षण करके लिखते लिखते आगे चलते हो, तो तुम्हारे आगे के विद्वान या समसाई के विद्वान अगर उसमें कोई सहमति करते हैं तो उसको लिखना है, अगर तुमसे कोई असहमति किसी का है उसको भी लिखना है। इस प्रकार अगर लेखन का क्रम हो तो रेफरेंस की आवश्यकता होती है। आइदर हम डिफेंड करते हैं, या आइदर क्रिटिसाइज करते हैं, या हम खंडन करते हैं, या मंडन करते हैं। इस प्रकार की अगर तुम्हारी लेखन की धारा हो तो रेफरेंस की आवश्यकता। रेफरेंस का अर्थ नहीं है श्लोक डाल दो। श्लोक की प्रासंगिकता क्या है कि किसी ने कुछ कहा कालिदास के ऊपर 20 बुक ले आए, सबसे एक एक पारा डाल दिए, कैसे भी। हाँ, वो भी ठीक से नहीं होता। आजकल रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ो, सब के हिसाब से अच्छा बनाओ। तो ये जो 4 ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थियों आप लोग जुड़े हो, इस प्रकार काम करते हो, मेरे को बहुत संतोष, अच्छा लगता है। आप लोगों को मैं अभिनंदन देता हूँ, और आप लोग आगे अच्छा काम करो, क्योंकि आप लोग ही भविष्य हो भारत के, संस्कृत के भविष्य आप ही हो। आप लोगों के ऊपर हमारा आशा भी है, विश्वास भी है, श्रद्धा है। मैं बहुत शुभकामना आप लोगों को देता हूं। लेकिन जैसे विश्वविद्यालय गर्वित होगा, जैसे संस्कृत समाज गर्वित होगा, जैसे ठोस कुछ मौलिक वस्तु लेके आप बाहर निकलोगे, आपको बोलने से आप बताओगे कि मैंने कुछ नया काम किया, कुछ अच्छा काम किया, इनोवेशन जिसको कहते हैं। सचमुच इस प्रकार का काम किसी ने नहीं किया था, मैंने करके एक चैलेंज के तरफ, चैलेंज के हिसाब से आप थीसिस को लो अथवा रिसर्च को लो, ढूंढना चाहिए। बहुत सारे विषय आते हैं जिसमें ढूंढना तो कुछ नहीं। अभी तुमने डिसाइड कर दिया कि कालिदास से स्टडी, कुमार संभवम एक क्रिटिकल स्टडी, उसमें ढूंढोगे क्या? जब ढूंढने का स्कोप ही नहीं है तो पहले वो तो जानो क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है अलग बात, क्या ढूंढना है। इफ यू, विक्टर फ्रैंकल तो बहुत बड़े बुक लिखे, सर्च फॉर मीनिंग, वो बुक में लिखे, इफ यू know why, then you can know automatically how. Why to search, what to search, how to search. ये 3 पॉइंट में तुम्हारा रिसर्च का, ये तीन है, why, how and what to search। ये 3 है पिलर्स जिसके ऊपर संपूर्ण संशोधन थीसिस तुम्हारा डिपेंड करता है। What to search, why to search and how to search। ये 3 प्रश्न का अगर उत्तर आप ढूंढ पाते हो तो मैं विश्वास करता हूं बहुत सुंदर, बहुत समृद्ध, बहुत रिलेवेंट रिसर्च तुम कर पाओगे। इसलिए ज्यादा नहीं बोल के मैं विराम लेता हूं, और फिर से अनंत और आप जो सब मित्र वर्ग जुड़े हो, इस प्रकार कार्यक्रम करते हो, और जो हमारे मैडम सब जुड़े हैं, सबको शुभकामना व्यक्त करके विराम लेता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सच में ही आपका आज का जो संभाषण था हम सभी शोधार्थी शोधार्थिनियों के लिए फलप्रसू होगा, इतना हम आशा रखते हैं। कैसे नए-नए विषयों को हम लोग शोध कार्य में चयन कर सकते हैं और वहाँ कैसे हम लोग उन सारी चीज़ों को एक साथ एकत्र आकलन करके कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इन विषय में सच में ही आपका जो दिशा निर्देश है, ये हम सब के लिए लाभकारी होगा। अभी मैं किसी का कुछ प्रश्न है, जो भी यहाँ पे शोधार्थी, शोधार्थिनी या जो भी छात्र-छात्राएँ उपस्थित है, किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं पूछने के लिए थोड़ा-सा अनुरोध हाँ जी, हाँ करूँगा। जी, हाँ सर जी, से पूछ बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ। ये विषय कौन सा चयन करने से अच्छा होगा दर्शन में पीएचडी के लिए? देखो, ये जो प्रश्न आप पूछते हो ना, उसका उत्तर मुझसे नहीं जानना चाहिए। वो उसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उत्तर मुझसे नहीं, उसका उत्तर आप शोध गंगा से ढूंढो, उसका उत्तर आप प्राची ज्योति से ढूंढो, उसका उत्तर पीएचडी थीसिस जितने हो गए उसको देख के ढूंढो, तो ही आपको समझ में आएगा किसके ऊपर काम हुआ, किसके ऊपर नहीं हुआ। अगर काम हुआ तो कौन से दृष्टिकोण से हुआ और वहां किस काम की आवश्यकता होती है। ये सब प्रश्न का उत्तर हमको 3-4 महीना लेके निरंतर लाइब्रेरी के अंदर अथवा जितने सब शोध सामग्री हो गए उसके आधार पर उत्तर अथवा निर्णय लेना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग जो करते हो ना, आप किसी को पूछ लेते हो, किसी ने कह दिया, ये नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ ए गुड रिसर्चर। एटीट्यूड ऑफ ए गुड रिसर्चर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक संशोधक की जो एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। मैं किसी के बातों पर, क्योंकि मैं सपोज कुछ बोल दूंगा इसके ऊपर करो, तुम करते रहोगे, लेकिन मैं क्या प्रामाणिक हूं? मैंने क्या संशोधन किया है? क्या मैं संशोधन अनेक थीसिस को पढ़ने के बाद, अनेक अनुसंधान करने के बाद इस प्रकार निर्णय में पहुंच पाता हूं? नो। इसीलिए ऐसे प्रश्न कोई भी व्यक्ति को नहीं पूछ के उसका संशोधन आप करो, अनुसंधान करो। आप लाइब्रेरी में जाओ, सब थीसिस को निकालो, खुद में देखो, आधा आधा घंटा 1-1 घंटा थीसिस के पीछे निकालो और पढ़ के देखो उसके और कुछ काम करने की स्कोप है क्या। आप लाइब्रेरी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी को जाओ, उसके डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग देखो और उस वहां देखो कौन से ग्रंथ प्रकाशित है और वहां कौन से ग्रंथ अप्रकाशित रहे। वहां अप्रकाशित ग्रंथों को देखो। अगर स्क्रिप्ट की सीखने की जरूरत है तो स्क्रिप्ट सीखो। अगर उसमें मानो एक ग्रंथ के आधार पर मानो संशोधन हो गया तो उसमें अगर 10 और नए मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं उसके आधार पर कुछ काम करो। कुछ मेरा कहने का मतलब, रिसर्च तुम्हारा यहाँ से शुरू होना चाहिए। किसके ऊपर काम होना हो गया, किसके ऊपर नहीं हुआ, हो गया तो कौन से दृष्टिकोण से काम हुआ, नहीं हुआ तो कौन से विषय में काम नहीं हुआ, उसका व्यवस्थित लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद एक एक विषय का व्याप्ति क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, उसमें कितने ओरिजिनल काम कर सकते हो, ये सब विषय को मनन चिंतन करके फिर मार्गदर्शक के साथ विचार करके, अच्छे विद्वजन के साथ विचार करके एक ऐसे निर्णय लो जो तुम्हारा संपूर्ण जीवन के लिए लाभप्रद होगा। ठीक है? ओके। और किसी धन्यवाद का सर। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए पूछिए। अगर किसी को पूछना है, जानना है, पूछो।
तो ठीक है, हम लोग शायद और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम सबके साथ उपस्थित है श्रद्धेय अध्यापिका गीता अग्रवाल, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग पूर्णिया विश्वविद्यालय। मैम भले ही आज हमको बताई थी कि श्रोत्री मात्र के रूप में सत्र में उपस्थित रहेंगी, लेकिन फिर भी आप भी हम सब शोधार्थी शोधार्थिनी छात्र छात्राओं के लिए अभिभाविका स्वरूप है। मैम थोड़ा सा आज के सत्र के विषय में आप 2-3 मिनट भी कुछ बोलती हैं तो हम सबका अनुरोध PSSAI सर्च टू रिसर्च से। मैम प्लीज मैम। मैम आपका माइक्रोफोन म्यूट है मैम। शायद शायद उनके टेक्निकल कुछ समस्या हुआ। हाँ मैम अभी जुड़ चुकी है। मैम माइक्रोफोन को अनम्यूट कीजिए मैम। आवाज अब जा रही है? हाँ मैम आवाज जा रही है। मैम आपका फेस अच्छे से दिखे, थोड़ा सा कैमरा को अगर थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। अच्छा, ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। कुलपति महोदय जगन्नाथपुरी से और समस्त जो जितने भी ज्वाइन किए हैं शोधार्थी छात्र छात्राएं, सभी को मैं अभिवादन कर रही हूँ। और ये मैं कहना चाहूंगी, अभी कुलपति महोदय ने जितने बातें बताई हैं वास्तविक रूप से मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जिस समय मैं अपना रिसर्च करने गई थी उस समय भी हमारे गुरु डॉक्टर अश्विनी राय उन्होंने कहा था कि पहले तुम लाइब्रेरी जाओ और वहां जाकर तुम पूरी थीसिस को पढ़ो, देखो, समझो, उसके बाद आकर हमसे मिलो। और बहुत ही कठिन कार्य लग रहा था कि ये क्या हमको बता दिया गया है, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, अब हम उसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते थे। तो डेली मैं लाइब्रेरी जाती थी और वहां जितना संभव हो सकता था, जितनी देर मन लगती थी हमारी, उतनी देर मैं उसका अध्ययन करती थी। बहुत ज्यादा तो नहीं, जितना देर हमारा मन लगता था उतनी देर मैं उसका अध्ययन करती थी। इसी तरह अनवरत हमको 2-3 महीना तो लग ही गए। कुछ कुछ टिप्स हमको मिले जिसको हम हर एक बार जाकर अपने सर से परिचर्चा करती थी, बोले ठीक है और पढ़ो और पढ़ो। तो इसी तरह से हम देखा कि हमें कुछ समझ में आने लगा। और यही बात हम अपने स्टूडेंट्स को और रिसर्च स्कॉलर को भी प्राय बताती हूँ कि तुम लोग पहले थॉरो पढ़ो, पूरी अच्छी तरह जानकारी लो, तब लिखने के लिए बैठो। जिसको सारी बात अभी सर ने बताया कि कैसे तैयार करना है, इस बात को तुम समझो पहले तब लिखो। ऐसे नहीं कि किताब से उठा दिया कर दिया। हालांकि हमने पूरी बात बताती नहीं हूँ कि ऐसे ऐसे भी मार्केट में चलता है, ये सब बात से मैं उन लोगों को परहेज करती हूँ, बताती ही नहीं हूँ। लेकिन तुम पूरा पढ़ो, ऐसे कर कहा कि मैं जान रही हूँ, लोग सब जान रहे हैं, इसलिए हम उसको बात को मैं नहीं बताती हूँ। कहते तुम लोग पूरा पढ़ो, अगर तुम लोग को कहीं सर्विस पानी है तो ढंग का काम करो, अन्यथा मत करो, ज्यादा अच्छा है। कोई फायदा नहीं है, कागज की एक तो डिग्री ले लोगी, क्या फायदा मिलेगा? मतलब यही उन लोगों को समझाया। कुछ बच्चे समझते भी हैं, कुछ इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है, कुछ तो समझे। तो यही कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने कहा बहुत ही सर्च, हाउ व्हाट टू सर्च एंड हाउ टू सर्च, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है चाहिए। क्योंकि संस्कृति समाज में अभी भारतीय संस्कृति में है, हर तरफ से है, लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं है। अब धीरे धीरे उसकी ओर लोगों की भावना बढ़ रही है। ये भी देखा जाएगा कि इनके धीरे धीरे लोगों का संस्कृत के प्रति सम्मान बढ़ रहा है, चाहे जैसे भी हो। बहुत सारे चीजें इस पर या कहीं पर भी संस्कृत में आने लगे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये सब भी मैं आपको लोग को उसमें शेयर कर दूंगी। और शोध गंगा, साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूंगी। अभी आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में शोध चक्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि सब अपना अपना रिसर्च स्कॉलर वो लोग अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपने क्या किया है वो वहां तक चला जाएगा। अभी आज ही मैंने अपनी एक स्टूडेंट्स को दिया है कि तुम उसको भर कर दो, जाएगा लाइब्रेरी में और वहां पर अपलोड होगा UGC के वेबसाइट पर।
तो ये सब भी आप लोग को भी समझना चाहिए। शोध गंगा तो है ही है, उसी का प्रारूप है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम कर दे रही हूँ। सभी को धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद मैम। सुंदर वचनों से हम सभी को आप दिशा निर्देश की मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं सुमना मंडल को अनुरोध करूंगा। सुमना मंडलाई इदानीम् अनुरोधः धन्यवाद ज्ञापनसत्रं यत् भवत्याः अस्ति, भवत्याः कृते निर्धारितमस्ति तत् कृपया प्रस्तुताम् इति। धन्यवादः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं सुमना मंडल BSSEI सर्च टू रिसर्च तः धन्यवादं कार्तज्ञं च ज्ञापयामि। इह अस्मिन् सत्रे विषयस्तावत् आसीत् संस्कृतिशोधकार्येषु विषयाः कथं चेतव्याः। तत्र च अस्माकं मार्गदर्शकरूपेण अवर्तत् श्रद्धेयः आचार्यः रवीन्द्रकुमार पंडा महाभागः, श्रद्धेयः कुलपतिवर्यः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः श्री बिहार पुरी प्रदेशस्थम्। तत्र अस्मिन् सत्रे अस्माभिः कथं विषयस्य आकलनं कर्तव्यं, कुतः च अस्माकं कार्यारम्भः स्यात्, वयं शोधकार्यं कथम् अग्रे सारयामहे इत्यादिषु विषयेषु एका सुस्पष्टा, स्वच्छा, समीचीना च भावना करतालगताम्लकवत् आप्ता। महोदयाय सत्रगमनाय भूयांसि अभिनन्दनानि विनिवेद्यन्ते। भवतां चरणरजरेणुषु सम्मिलितरूपेण अस्माकं सर्वेषां शोधछात्राणां प्रणमाञ्जलिः। सत्रे उपस्थिता आसीत् श्रद्धेया अध्यापिका डॉक्टर बनश्री सर्वकारः। स्वागतभाषणरूपेण अस्य सत्रस्य यः उपोद्घातः महाशयायै विहितः स च अवश्य स्मर्तव्यः, ध्येयः अपि। सा खलु संस्कृतविभागे कर्मनिष्ठा भट्टदेव विश्वविद्यालये असम प्रदेशे। अस्माभिः सह इतोपि उपस्थिता आसीत् श्रद्धेया अध्यापिका डॉक्टर गीता अग्रवाल महाभागा, संस्कृत विभागे विभागीय प्रधानः, पूर्णिया विश्वविद्यालयः, बिहार प्रदेशः। सा तस्य च छात्राः अत्र आन्तं यावत् स्थित्वा यः उत्साहः प्रदर्शितः स च BSSEI सर्च टू रिसर्च कृते आशीर्वादस्वरूपः। अपि च अस्माकं सत्रीयेषु विषयेषु सततं उत्साहं प्रददाति श्रद्धेया अध्यापिका डॉक्टर सुतपा राय महाशया, संस्कृत विभागे प्रधानः, लेडी ब्रेबर्न कॉलेज, कलिकातातः। एताभ्यः सर्वाभ्यः विद्याभार कबरी भ्रमरीभ्यः अस्माकं भक्तिपूर्ण प्रणमाञ्जलिः। ये च अद्य अस्माकं अनुष्ठाने स्थित्वा इदम् अनुष्ठानं साफल्यमण्डितं अकुर्वन् तेभ्यः च धन्यवादाः। आगतप्राय वसन्त ऋतुः सर्वेषां मङ्गलाय भवतु। नमो नमः। इदानीं शान्तिपाठः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् तत्सत्। नमस्कारः। नमस्कारः, धन्यवादः।